Hello students, welcome to Dixans EduTech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your second chapter, which name is separation of substances. My loving students, this is the second part. It means we already studied about the first part, and this chapter is going to be completed in total 3 parts, and this is the second part. After this part, one more part is coming soon. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताएं कि ये हमारे साइंस के सेकंड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारा चैप्टर है या जो टॉपिक है, इसके ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर अप कर चुके हैं। ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हमको क्या करना है, बढ़ना है। और सेकंड पार्ट के बाद एक पार्ट और है, और चूँकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा था तो एक पार्ट और है जो कि पार्ट 3 में जाके हम लोग अपने इस चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते ही हो कि हमेशा हम आपको किसी भी पार्ट को पढ़ाने से पहले उसके प्रीसीडिंग पार्ट्स के बारे में बताते हैं कि उसके प्रीसीडिंग पार्ट्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को टच किए थे, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ये पार्ट हमारा 2 है। इट मीन्स हम लोग पार्ट 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कि सेपरेशन होता क्या है, सेपरेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि सेपरेशन का नीड क्या है, सेपरेशन को करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताए थे कि हम किस किस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। उसमें सबसे पहला था सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का मेथड। बात था आपका सॉलिड को सॉलिड से अलग करने का मेथड, जिसमें बहुत सारे हम लोग मेथड्स को पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग बात किए थे हैंड पिकिंग के बारे में, बात किए थे। ठीक है, फिर हम लोग बात किए थे थ्रेसिंग के बारे में, फिर हम लोग बात किए थे विनोइंग के बारे में। तो हैंड पिकिंग हो गया आपका, थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया। ठीक है, ये सारे जो आपके और भी एक दो हैं, तो ये सारे जो आपके मेथड्स हैं, इस मेथड का इस्तेमाल किए थे हम किसके लिए, सॉलिड को सॉलिड से अलग करने के लिए। यानी जब आपके दो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यानी दो अलग अलग साइज के सॉलिड, दो अलग अलग वेट के सॉलिड, दो अलग अलग स्ट्रक्चर के सॉलिड जब क्या होते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उनमें से उनको उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग करने के मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपका मेथड था सॉलिड को सॉलिड से बाहर निकालना, इसमें बहुत सारे हम लोग छोटे छोटे मेथड्स के बारे में पढ़े थे। हैंड पिकिंग के बारे में पढ़े थे, थ्रेसिंग के बारे में पढ़े थे, विनोइंग के बारे में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे कि हमारा सेपरेशन में सबसे पहला था। ठीक है, फिर हम लोग को जानना है सेपरेशन ऑफ insoluble substances from liquid। ठीक है, लिक्विड के अंदर से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग करने का मेथड हमको जानना है। और फिर हमको जानना है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड में से एक बार हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को बाहर निकालेंगे, और फिर उसी लिक्विड में से हम लोग एक बार सॉल्युबल सब्सटेंसेस को बाहर निकालेंगे। कौन कौन से मेथड्स को इसमें हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो आइए अपने इस चैप्टर 2 के पार्ट नंबर 2 को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को लिक्विड से बाहर निकालने का मेथड, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को लिक्विड से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखिए इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजॉल्व ना हो सकते हैं, जो वाटर में ना ही डिजॉल्व हो, ना ही वाटर में सॉल्युबल नेचर के हो। ठीक है,
तो अगर वाटर में वो डिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे मान लीजिए सैंड है, सैंड, ठीक है, तो सैंड को अगर आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तो ये डिजोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सैंड और वाटर, जो सैंड है वो वाटर के लिए क्या है, इनसॉल्युबल है, सैंड जो है वाटर के लिए इनसॉल्युबल है। तो इसमें हमको जानना है कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं इनको लिक्विड से हम लोग किस प्रकार से सेपरेट करते हैं, किस प्रकार से हम लोग अलग करते हैं, किस प्रकार से उसको बाहर निकालते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये साथ में ही होते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन, सबसे पहले आपको सेडिमेंटेशन के बारे में बताते हैं। तो सेडिमेंटेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में लिक्विड में मौजूद जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हेवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इस लिक्विड के बेस में जाके क्या होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। उस लिक्विड के बेस पे, सतह पे जाके क्या होते हैं, आपके बैठ जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट ग्लास लो जो आर पर आपको अच्छे से दिखाई दे सके, उसमें आप क्या करो कि पानी भर लो, ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें क्या करो, सैंड डाल दो, सैंड के कुछ अमाउंट डाल दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो। छोड़ने के बाद तुम देखना कि उस सैंड का जो अमाउंट होगा वो धीरे धीरे उस वाटर के बेस पे क्या होगा, डिपोजिट होना स्टार्ट होगा, वाटर के बेस पे बैठना स्टार्ट होगा। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। यानी सेडिमेंटेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं, हेवी डिजॉल्व पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर के बेस में जाके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद आपका आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब है कि जब आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर के बेस पे क्या है, जाके डिपोजिट हो गए हैं, तो ऊपर जो हमारा वाटर का लेयर बचा है उसको किसी और कंटेनर में क्या करो, पुर कर दो, डाल दो, ढार दो, यानी कि निकाल दो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। तो डिकेंटेशन करने से पहले हमको क्या करना होगा, सेडिमेंटेशन को परफॉर्म करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सेपरेटिंग मेथड दिखाया है, किसका, सैंड का और वाटर का। सैंड और वाटर को सबसे पहले हम क्या किए हैं, मिक्स किए हैं। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास दो ग्लास जार है, एक ग्लास जार यहाँ पे ये है और एक ग्लास जार ये है, ठीक है। ये पहला जो ग्लास जार है, लेट सपोज कि ये पहला जो ग्लास जार है हमारा, इसमें वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, इस ग्लास जार में क्या है, वाटर है, और ये आपका क्या है, वाटर, ठीक है। और ये दूसरा जो ग्लास जार है, इस ग्लास जार में सैंड है, सी इधर, ये जो है ये क्या है, सैंड है। तो ये आपका हो गया वाटर, ये हो गया वाटर और ये हो गया सैंड। हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या किया कि वाटर को पोर किया। वाटर के बाद इसमें हम क्या किया, अपने सैंड को डाले, और सैंड को डालने के बाद कुछ देर के लिए वेट किए। वेट करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सैंड था, उस सैंड के पार्टिकल्स टोटल जाके इस वाटर के बेस में क्या हुआ है, डिपोजिट हो गए। तो ये बीकर हो गया, ये हमारा वाटर हो गया और ये हो गया सैंड। सैंड पूरी तरीके से इस वाटर के बेस पे जाके क्या हो गया, डिपोजिट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस ग्लास को उठाना है, यानी इस बीकर को उठाना है और किसी दूसरे बीकर में ये इस ऊपर के लेयर को, यानी जो वाटर का लेयर है, इसको क्या कर देना है, पोर कर देना। इसको आप पोर कर दोगे तो जो भी आपका प्योर वाटर है ये टोटल इस सैंड के कांटेक्ट से बाहर निकल के दूसरे बीकर में चला जाएगा और इस तरीके से सैंड अलग हो जाएगा और ये वाटर अलग हो जाएगा। लेकिन ये सैंड जो होगा वो आपका वेट नेचर का होगा, ये आपका क्या होगा, मॉइस्ट होगा। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको तुम छोड़ दो, रख दो, तो ये सूख के फिर आपका क्या मिल जाएगा, आपको सैंड के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि सैंड को हम लोग वाटर से यानी कि अपने लिक्विड से क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। और इसमें किस प्रोसेस का हम इस्तेमाल किए, जिस मेथड का इस्तेमाल किए उसका नाम क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप वाटर में से सैंड के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, या वाटर को सैंड सॉल्यूशन में से क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज जो आपको हम बताए हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि आप क्या लो, सैंड लो, आप क्या लो, वाटर में सैंड को डालो और फिर उस वाटर को क्या करो, पोर कर दो, और इस तरीके से जो आपका नीचे डिपॉजिटेड आपके क्या होंगे, सैंड होंगे, वो आपको अलग मिल जाएंगे और वाटर जो होगा वो अलग मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सेडिमेंटेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इस टॉपिक पे चर्चा जरूर करना है, ठीक है। आता है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। जैसे कि अभी आपको बताएं हम सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस में कि सेडिमेंटेशन में सबसे मेन रोल क्या है, तो सबसे मेन रोल किसका है, तो हेवी पार्टिकल्स के, जो हेवी वेट के क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं वाटर के बेस में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हेवी पार्टिकल्स तो वाटर के बेस में जाके डिपॉजिट होते हैं, लेकिन उनका क्या जो लाइट हैं, जो हल्के हैं, वो उनको हम कैसे बाहर निकालेंगे। वो तो आपके लाइट नेचर वाले क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, आपके फ्लो करते रहते हैं, वाटर में क्या होते हैं आपके घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो उनको उस वाटर से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोडिंग का। लोडिंग का मतलब होता है कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका ये जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो तो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन जो छोटे छोटे फाइनल और लाइट पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा समय लेते हैं नीचे सेटल होने के लिए। तो ये फाइन पार्टिकल्स या लाइट पार्टिकल्स को बहुत इजीली और बहुत जल्दी नीचे सेटल कराने के लिए हम क्या करते हैं, एलम का इस्तेमाल करते हैं। एलम जो कि आपका एक क्रिस्टल के फॉर्म में केमिकल आपका सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग शेविंग के बाद अपने चेहरे पे लगाते हैं क्योंकि वो आपका क्या होता है मेडिसिनल एडवांटेज पहुंचाता है हमको। तो ये एलम जिसका हिंदी फिटकरी होता है, इस एलम को क्या करना है आपको उस सॉल्यूशन में डालना है जिस सॉल्यूशन में फाइन पार्टिकल्स जो है वो आसानी से और जल्दी नीचे नहीं आ पा रहे हैं, जो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एलम क्या करेगा, उसको आसानी से और बहुत जल्दी नीचे लेके आएगा। तो बेसिकली ये एलम जो है वो कौन सा काम करता है, ये एलम जो है मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपके कंटेनर में क्या है, ये मडी वाटर है। ये पूरा जो आपको ब्राउन ब्राउन यहाँ से लेके पूरा दिख रहा है, ये क्या आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे मडी वाटर है। अब इस मडी वाटर में से हमको वाटर को क्या करना है, अलग सेपरेट करना है, और मड को क्या करना है, अलग सेपरेट करना है। और मड जो होते हैं वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत इजीली जो है वो बेस पे डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं और बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्विकली डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस टाइम को, इस फास्ट प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मडी वाटर में एलम को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, एलम को डालेंगे। एलम बेसिकली करेगा क्या, एलम क्या करता है कि इस सॉल्यूशन में जितने भी आपके फाइनर पार्टिकल्स हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको एक जगह क्या करता है, क्लम्प करता है, एक जगह क्या करता है, इकट्ठा करता है, एक जगह ग्रुपिंग करता है, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी को एक जगह क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। यानी जितने भी आपके फाइनर पार्टिकल्स होंगे वो उनको एक जगह टुगेदर विथ कर देगा, एक जगह ग्रुपिंग में डाल देगा, और ग्रुपिंग में डालने के बाद वो उनको लाइट पार्टिकल्स से हेवी पार्टिकल्स में बना देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंडिविजुअली वो इधर उधर क्या होंगे, तितर बितर होंगे, इंडिविजुअल जब इधर उधर क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आपके फ्लो करेंगे, तो वो कैसे होंगे, हल्के होंगे। लेकिन जब वो सारे एक साथ ग्रुप में आ जाएंगे, एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो उनका वेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और वो लाइट पार्टिकल्स से, वो फाइनर पार्टिकल्स से हेवी पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। अब जब हेवी पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे तो बहुत ही जल्दी क्या होंगे, वो बेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि एलम को डालने से जो फाइनल पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी पार्टिकल्स में चेंज होकर और आसानी से नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ये एलम जो होता है ये आखिर में उस मडी वाटर के अंदर जाने के बाद कौन सा ऐसा फिनोमेना करता है, कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करता है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट दिखाता है जिससे वो फाइनल पार्टिकल्स जो है वो आसानी से नीचे आके क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये एलम जो होता है वो बेसिकली उन फाइनल पार्टिकल्स को एक्युमुलेट कर देता है, आपका ग्रुपिंग कर देता है और उस फाइनल पार्टिकल्स को बदल देता है किसमें, आपके हेवियर पार्टिकल्स में, भारी पार्टिकल्स में बदल देता है, जिससे वो हमारे वाटर के बेस पे आके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। अब चलिए इस सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन प्रोसेस का ही हमारा ये पार्ट था एलम। एलम को पढ़ने के बाद हम लोग अपने इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्युबल यानी कि लिक्विड से बाहर निकालने के प्रोसेस में नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा आपके घर में भी ये होता है, आप देखते भी हो इस फिल्ट्रेशन मेथड को, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, इसको महसूस भी किए होंगे आप लोग। फिल्ट्रेशन मेथड बेसिकली होता क्या है, तो फिल्ट्रेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड को, यानी ऐसे सॉलिड जो आपके डिसॉल्विंग नेचर के नहीं हुए, इनसॉल्युबल नेचर के हैं,
तो इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड में से फिल्टर का यूज करके, किसका यूज करके, फिल्टर पेपर का यूज करके या फिल्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको दिखाया गया है, देखिए ये अभी अभी जिस जो हम लोग लोडिंग में एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे लोडिंग में यानी जो हम लोग मडी वाटर लिए हैं, इसी मडी वाटर का इस्तेमाल करेंगे हम अपने फिल्ट्रेशन के प्रॉपर्टी को भी समझने के लिए, फिल्ट्रेशन के एक्टिविटी को भी समझने के लिए। आप क्या लो, पहले ये सेटअप को समझो। ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने पहले क्या है, एक ये स्टैंड है। इस स्टैंड में आपके पास क्या पकड़ाया हुआ है, ये फिल्टर पेपर का कोन बना के, फिल्टर पेपर जो आता है उसकी कोनिकल शेप को कोन कहते हैं, तो कोन बना के इस स्टैंड में क्या किया गया है, फिट किया गया है। इस फिल्टर पेपर के कोन के नीचे आपको एक बहुत ही साफ सुथरा क्रिस्टल रखा गया है। क्या रखा गया है, क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल कह रहे हैं, आपका ग्लास रखा गया है, ठीक है, बहुत ही साफ सुथरा ग्लास रखा गया है जो क्रिस्टल क्लियर है, ताकि आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से अंदर की चीजें जो हैं, अंदर जो भी सब्सटेंस अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में जो सब्सटेंस आएगा, फिल्टर होगा, वो आपको आसानी से क्या हो सके, दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये स्टैंड है, ये स्टैंड में फिल्टर पेपर का कोनिकल शेप का जो फिल्टर है उसको फिट किया गया है। इस फिल्टर पेपर के नीचे ये ट्रांसपेरेंट बीकर या ट्रांसपेरेंट ग्लास को फिट किया गया है। एक दूसरे बीकर में मडी वाटर लिया गया है और मडी वाटर लेने के बाद क्या किया गया है, आपका इस फिल्टर इस कोन के अंदर, इस कोन में डाला गया है। इस कोन में क्या किया गया है, डाला गया है, और डालने के बाद उसको अच्छे से स्टीर कर देंगे, उस अच्छे से उसको हिलाएंगे, चलाएंगे, तो हम देखेंगे क्या कि ये जो आपका मडी वाटर में से जो आपका फ्रेश वाटर और क्लियर वाटर है, ये इस फिल्टर पेपर से होते हुए पास करके नीचे आपके इस ट्रांसपेरेंट बीकर में गिर जाएगा, और ये मड जो है, यानी ये जो आपका हेवी पार्टिकल्स है, बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, वो इस आपके फिल्टर पेपर के ऊपर ही क्या हो जाएंगे, आपके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो फिल्टर पेपर का वर्किंग है, ये किस साइंस के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, हम ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं, अभी आपको बता भी दिया, पहले भी जानते होंगे कि ये फिल्टर पेपर क्या किया, वाटर को अलाउ कर दिया, वाटर को पास कर गया कि तुम मेरे से होते हुए फ्लो कर जाओ, नीचे जाके गिर जाओ। लेकिन ये सैंड को क्यों नहीं पास किया, कारण ये है कि साइज मैटर कर रहा है। यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का साइज है, मान लीजिए सॉल्यूट यहाँ पे मड है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का साइज में बहुत डिफरेंस है। जो हमारा सॉल्वेंट यानी जो हमारा वाटर है, इस वाटर के पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर के अंदर से भी क्या कर जा रहा है, पास कर जा रहा है। लेकिन जो हमारा मड है यानी जो सॉल्यूट है, उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, जिसके चलते वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास नहीं हो पा रहा है और इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो आप फिल्ट्रेशन मेथड में उसी सॉल्यूशन का यूज करोगे जिस सॉल्यूशन में जो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसका साइज जो हो इतना बड़ा हो कि वो फिल्टर पेपर से पास ना कर पाए और वो फिल्टर पेपर के ऊपर आसानी से क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। और जो सॉल्वेंट है उसके साइज इतना छोटा हो कि वो फिल्टर पेपर से क्या हो जाए, पास हो जाए, या फिल्टर पेपर उसको अलाउ करे कि हाँ तुम पास होके नीचे वाले बीकर में क्या करो, गिर जाओ, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन मेथड में हमको यही देखना है, साइज बहुत मैटर करता है हमारे सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। अब देखिए यहाँ पे जो हम इस्तेमाल किए थे, इस फिल्टर पेपर के कोन का जो इस्तेमाल किए थे, इसको आप घर पे भी बना सकते हो, इसको आप घर पे भी बना सकते हो। आपको एक सर्कुलर पेज लेना है, उसको फिर आपको फोल्ड कर देना है, फिर उसको यहाँ से फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद आपको इस शेप में उसको कट करके क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर पेपर से फिल्टर पेपर का कोन को भी क्या कर सकते हो, अच्छे से अपने घर पे ही और क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और बनाने के बाद अपने घर पे ही मौजूद एक ग्लास को, सैंड को लेके और ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, और इस साइंस की एक्टिविटी को आप बहुत इजीली खुद से एक्सपेरिमेंट करके इस फिल्ट्रेशन मेथड को आप समझ सकते हो, ठीक है। कि अभी हम लोग जो सेपरेशन पढ़ रहे थे वो किसका पढ़ रहे थे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का, कहाँ, किसमें से, फ्रॉम लिक्विड में से। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, यानी सॉल्युबल सॉलिड्स को या सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, किसमें से, लिक्विड में से। यानी अब वैसे सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड से बाहर निकालेंगे, सॉल्वेंट से बाहर निकालेंगे, वाटर से बाहर निकालेंगे, जो डिसॉल्व हो चुके हों, जो आपका अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गया है, जो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया है,
इसको उस डिजॉल्व होने के बावजूद उस सॉल्यूशन में से उस सॉलिड को हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे, या उस सॉलिड में से उस सॉल्वेंट को हम लोग किस तरीके से बाहर निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस को लिक्विड से बाहर हम लोग कैसे निकालेंगे या सॉल्वेंट से बाहर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमको बात करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला आपका इसमें सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड में सबसे पहला हमारा मेथड आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप जो सॉलिड आपका डिसॉल्व हो चुका है लिक्विड में, उसको सॉलिड को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। पहले इवेपोरेशन के बारे में समझते हैं कि इवेपोरेशन हम कहते हैं किसको है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी किसी लिक्विड को हीट करके या किसी लिक्विड को टेम्परेचर को हाई करके, हीट करने का मतलब कि टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा के दे रहे हैं। हीट करने का आपका साइंटिफिक क्या होता है, आपका साइंटिफिक पर्पस क्या होता है, टेम्परेचर को हाई कर देना, टेम्परेचर को बढ़ा देना। तो अगर किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं या किसी लिक्विड में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने वेपर में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो जब लिक्विड अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर उसी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड को हम डिसॉल्व कर दें और तब उसको हम क्या करें, हीट दें, तो वो लिक्विड ना वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो सॉलिड डिसॉल्व हो गया था, अब तो आपका क्या होगा, फिर वो सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, उस बीकर में या उस कंटेनर में फिर से क्या करेगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वाटर जो उसको अपने में डिसॉल्व करके रखा था, वो तो वेपर बन के आपका ऊपर चला गया, वो वेपर बन के फ्लो कर गया। तो छोड़ किसको देगा, उस सॉलिड को छोड़ देगा जिस सॉलिड को डिसॉल्व करा के अपने अंदर रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग उस तरह के सॉलिड को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जो वाटर में क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट टाइप का आपका दिख रहा है। सबसे पहले आपके पास एक बर्नर है। बर्नर जो क्या करेगा, हीट होगा, टेम्परेचर देगा। इस बर्नर के ऊपर हमने इस चाइना डिश यानी कि आपका एक कंटेनर है जिसमें हम वाटर को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे या सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे। ये इस चाइना डिश के अंदर यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, किसका, कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो हमारे घर में नमक आता है, और उसका वाटर का। ठीक है, किसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है, सॉल्ट का और वाटर का। सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और यानी सॉल्ट और वाटर का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हीट कर रहे हैं। अब हीट करने से क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में जो वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में जो वाटर होगा वो वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, एक चीज आपको बता देते हैं कि जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को इस बर्नर के फ्लेम के ऊपर रखोगे, वैसे ही आपके इवेपोरेशन में कन्वर्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, रखते रखते स्टार्ट नहीं होता है। पहले ये सॉल्यूशन जो है या ये वाटर जो है उस टेम्परेचर को एक्वायर करता है, उस टेम्परेचर को गेन करता है जिस टेम्परेचर पे इसको बॉयल होना है, जिस टेम्परेचर पे इसको इवेपोरेशन करना है, जिस टेम्परेचर पे इसको वेपर में कन्वर्ट होना है। और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वाटर का ही नहीं, किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को बर्नर पे रखा, आपने हीट करना स्टार्ट किया, और वो 5 मिनट या 10 मिनट के बाद यह वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है उसका लिक्विड, और या वो बॉइलिंग करना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब कि वो 5 या 10 मिनट तक उस टेम्परेचर को एक्वायर कर रहा था, उस टेम्परेचर को बढ़ा रहा था जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, सॉल्ट और वाटर का, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट करेगा। तो मान लीजिए कि अभी आप इसको बर्नर पे ऊपर रखे हो, गैस के ऊपर रखे हो, और वो 5 मिनट के बाद बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। तो 5 मिनट का समय जो है वो इस 100 डिग्री सेल्सियस को एक्वायर करने में, 100 डिग्री सेल्सियस को गेन करने में लगाया है। ठीक है,
फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है, इसको आप हीट करोगे तो इसमें से वाटर जो होगा वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें सॉल्ट जो होगा वो फिर से आपका सॉलिड फॉर्म में आपका क्या करेगा, उसके बेस पे, उस चाइना डिश के बेस पे, उस कंटेनर के बेस पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सॉलिड डिजॉल्व हो चुका था उसको दोबारा आपने सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में क्या किया, ऑब्टेन कर लिया। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट ए सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, इवेपोरेशन। चलिए, इवेपोरेशन का ही जस्ट अपोजिट यानी कि आपका कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें आपका साइंस कहता है कि कंडेंसेशन इज अपोजिट, कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन जो है इवेपोरेशन का क्या है, अपोजिट है, या इसका वाइस वर्सा कि इवेपोरेशन क्या है, आपका कंडेंसेशन का क्या है, अपोजिट है। तो कंडेंसेशन इवेपोरेशन का अपोजिट या इवेपोरेशन कंडेंसेशन का अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं। तो अगर हम बात करें कंडेंसेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन का। तो इवेपोरेशन में हमने क्या देखा था, इवेपोरेशन में देखा था कि हम एक लिक्विड को क्या दिए, हीट दिए हैं, यानी एक लिक्विड को हीट किए हैं तो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में चेंज हुआ है। तो इसका उल्टा क्या होगा कि वेपर को हम क्या करेंगे, हीट नहीं देंगे, यानी वेपर में टेम्परेचर डाउन करेंगे। जब वेपर को आप ठंडे सतह से, वेपर को आप ठंडे ऑब्जेक्ट से, यानी कि कम टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से क्या करते हो, कांटेक्ट में लाते हो, तो वेपर जो है वो वाटर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। वो वेपर जो है अपने लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन इज एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग वाटर के वेपर को या किसी भी लिक्विड के वेपर को उसके लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, क्या करके, कूल करके, टेम्परेचर को डाउन करके। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका ये बॉइलिंग पॉइंट का अपना एक टेम्परेचर होता है, उसी प्रकार से कंडेंसेशन का भी अपना एक टेम्परेचर होता है। ये जिस टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, अपने लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्म दिखाया गया है, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पे आपका एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ध्यान समझिएगा, इस बीकर के अंदर आपके पास एक फ्रेश सॉल्टी वाटर है। ठीक है, आपके पास सॉल्टी वाटर है। अब सॉल्टी वाटर है यहाँ पे, अब ये वाटर आपका क्या हो रहेगा, इवेपोरेट होगा, ये वाटर इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, वेपर निकलेंगे। ये मान लीजिए आपका वेपर निकल रहा है, और ये वेपर निकल रहा है, आप क्या करो कि एक प्लेट में कुछ आइस के क्यूब्स को रख के और उस प्लेट को इस वेपर के ऊपर ले जाके रखो। अब प्लेट को वेपर के ऊपर लेके जाओगे तो ये वेपर जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा हीट कंटेन करके ऊपर जा रहा था, वो अचानक से ठंडे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया, यानी वो वेपर क्या हो जाएगा, कूल होगा। और जब वेपर कूल होगा तो देख लीजिए आपका फिर से वो वेपर किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया है। और इस वाटर को तुम एक दूसरे बीकर में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो वेपर को अगेन वाटर में कन्वर्ट करना, वेपर को कूल करके, वेपर को कूल करके, पहले वेपर कैसे बनाए हैं तो हीट करके, वाटर से वेपर कैसे बनाएंगे तो हीट करके, फिर उस वेपर से वाटर कैसे बनाएंगे तो कूल करके। तो ये वेपर को कूल करके, वेपर के टेम्परेचर को डाउन करके दोबारा वाटर में चेंज कर देना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। यानी कंडेंसेशन इज जस्ट अपोजिट द प्रोसेस ऑफ किसका, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हमने लिक्विड को हीट करके किसमें चेंज किया, वेपर में। तो फिर कंडेंसेशन में हम वेपर को कूल करके किसमें चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे। ये आपका प्रोसेस है किसका, कंडेंसेशन का। अब देखिए, ये आपका एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें आप सॉल्ट और वाटर दोनों को सॉल्ट सॉल्यूशन से एक ही एक्टिविटी में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। कैसे, से मान लीजिए कि इस केतली में इस कंटेनर में क्या है, आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसमें अगर सॉल्ट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, यानी तो इसको तुमको क्या करना है, हीट करना है। आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो। हीट कर रहे हो
तो इसको तब तक हीट करो जब तक इसके टोटल जो इसके अंदर के वाटर है वो आपके वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जैसे जैसे हीट करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका वाटर वेपर निकलेगा। ये वाटर वेपर आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। आप क्या करोगे, एक प्लेट लो और उस प्लेट में आइस क्यूब लो, और आइस क्यूब लेने के बाद उस प्लेट को इस वेपर के संपर्क में लाओ। अब जैसे ही ये वेपर जो है ये इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपने टेम्परेचर को डाउन करेगा। इट मींस ये वेपर कूल होगा, और जब ये वेपर कूल होगा तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि इस वेपर से आप दोबारा वाटर में तो बदलाव कर दिए, फिर केतली खोल के देखो, जब टोटल वाटर वेपर में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इस केतली के अंदर आपका क्या मिल जाएगा, वही जो इससे पहले हम सॉल्ट वाले में बताए थे कि सॉल्ट जो होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो एक ही एक्टिविटी करके आपने क्या किया, वाटर को अलग ऑब्टेन कर लिया और सॉल्ट को अलग ऑब्टेन कर लिया। लेकिन एक्टिविटी आपने एक किया, मेथड आपने कितना अप्लाई किया, 2। ठीक है, इस एक्टिविटी में कितने मेथड अप्लाई हुए हैं, इस एक्टिविटी में टोटल 2 मेथड अप्लाई हुए हैं। कौन कौन से, सबसे पहला अप्लाई हुआ है कौन सा, इवापोरेशन का, सबसे पहले अप्लाई हुआ था इवापोरेशन का, और दूसरा जो मेथड अप्लाई हुआ है वो किसका, तो कंडेंसेशन का। इवापोरेशन का मेथड अप्लाई करके आपने क्या किया है, इवापोरेशन का मेथड अप्लाई करके आपने वाटर को चेंज किया है किसमें, वेपर में, वाटर को चेंज किया है किसमें, वेपर में। और कंडेंसेशन का प्रोसेस अप्लाई करके फिर से आप उस वेपर को किसमें चेंज किए हो, वाटर में। ठीक है, वेपर को किसमें चेंज किए हो, वाटर में। तो इन दोनों का नीड क्यों हुआ, तो अगर आप इवापोरेशन नहीं करते तो उस वाटर में से सॉल्ट अलग नहीं होता, और फिर अगर आप कंडेंसेशन नहीं करते तो फिर इस वेपर में से वाटर अलग नहीं हो पाता। तो दोनों सब्सटेंस को अलग अलग ऑब्टेन करने के लिए हमको ये 2 तरह के मेथड्स को अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस एक्टिविटी के थ्रू, एक ही एक्टिविटी के थ्रू सॉल्ट और वाटर को दोनों को सेपरेटली क्या किया है, अलग अलग कर लिया है। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो पार्ट 2 है जो हम लोग का, ये आके क्या होता है, खत्म होता है। यानी कि हम लोग इस चैप्टर के 2 पार्ट को पढ़ लिए, पार्ट 1 को, और पढ़ लिए हम लोग किसको, पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने बेसिकली वो सारी चीजें देखी थी, वो सारे मेथड्स देखे थे जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम एक सॉलिड में से सॉलिड को अलग करने के लिए, जिसमें हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग वगैरह वगैरह आया था। पार्ट 2 में हम लोग क्या किए हैं, अगर किसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को निकालना होता है लिक्विड में तो कैसे निकालते हैं वो देखे हैं, या किसी सॉल्युबल सब्सटेंस को निकालना होता है लिक्विड से तो कैसे निकालते हैं वो देखे हैं। ठीक है, अभी भी हमारे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बाकी हैं, तो उस टॉपिक्स को लेके, उस कंटेंट्स को लेके हम आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए वेट करिए, और आई होप कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 या जितने भी चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, एक्सप्लेन हो रहा हो, अच्छे से आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है।